अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सानिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कोई हमारी बातें सुन ले जो हम बैक स्टेज कर रहे होते हैं। बस कुछ पल है, जब बैठते हैं साथ तो थोड़ा अच्छा है लगता है। ना? कुछ पल है, हंसी खुशी सब है, गम भी है, दुख भी है, खुशी भी है, यही जिंदगी है। ये ना हो, अगर हाँ, मुस्कुराए ना, कोई वजह ना ढूंढे मुस्कुराने की, तो फिर हीलिंग भी नहीं होगी ना। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल। और कैसा गुजरा दिन आज का? पता नहीं आज मैं आई एम नॉट हैप्पी टुडे, पता नहीं क्या बात है। क्या हुआ? आई डोंट नो, समथिंग गॉट टू मी। वो मैं पढ़ तो 2 दिन से रही थी वो न्यूज़, लेकिन आई आई थिंक आज कई दफा रिपीटेडली वो मेरे सामने आ गई फॉर सम वियर्ड रीजन। वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जी जी जी। ओ, कॉन्विक्ट जिसको कैसे? बेल दी है। उसको बेल कर दिया, लेकिन फिर किसी ने उसके ऊपर कहा है हाँ, कि ये फेक न्यूज़ है, फेक है। और लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं और कोई सरप्राइज़िंग बात नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। होगी और वाकई। इट्स टेरिबल। मैं तो हैरान थी, उन्होंने पोस्ट किया था नईम साहब ने, उसमें कसूर हमारा है कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, कसूर हमारा जी है जी, का। मैं ये चीज़ हम मैं भी। हाइलाइट करते हैं, शिमाइला एंड नईम एंड किश्वर। तो आई हैव आल्सो जॉइन्ड देम इन व्हाटएवर लिटिल वे आई कैन हेल्प। लेकिन ये कि बहुत बड़ी चीज़ पे उन्होंने लाइट डाली है, एंड बिकॉज़ शिमाइला राइट्स सो वेल, तो ये हाँ, इसकी शी राइट्स रियली वेल। है। हाँ, या लिखती या है इन चीज़ों को, नईम साहब इतना अच्छा लिखते हैं हाँ, बहुत कि बहुत। उनकी भी वही इतनी पढ़ पढ़ के ना, मैंने हुँ, इवन तो आई लाइक द पेज, लेकिन मैंने सोचा भी था कि मैं उनको ज्वाइन करूं, फिर मैंने कहा नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा। मैं बहुत ज्यादा ताकत चाहिए उसके लिए यार। मैं बहुत बहादुर हैं ये लोग, बहुत बहादुर हैं टू कॉन्स्टेंटली। मैं देखती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ उसको, लेकिन आज ही जैसे मतलब मुझे इतना मुश्किल हो रहा था अपने आप को, यू नो, टू लिफ्ट माई सेल्फ अप अगेन, हुँ। एंड यू नो नहीं, माई एनर्जी। नईम सादिक जो हैं और शिमाइला, ये चीज़ों को जो है ना पॉलिसी लेवल तक लेकर जाने हाँ जाने वाली हाँ हैं। हाँ। कि जैसे फॉर मी, आई एम द टाइप कि मैं फील्ड में जाके आई एम अ गो गेटर, कि मैं हम्म, वेट नहीं करती कि अब गवर्नमेंट तक कौन पॉलिसी बदलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलने में तो जनरेशंस गुजर जाएंगी, तो मेरी भी उम्र निकल जाएगी और कोई काम भी हाँ नहीं कर सकता। So I am हाँ। that type that I would jump into the situation and do whatever I can do in my मेरी लिमिट में। बट हम्म, नईम साहब और शिमाइला, दे आर थिंकिंग फॉर दैट, फॉर अ बिगर फ्यूचर, कि यस नहीं इसको यस। पॉलिसी तक लेकर जाएं, और इसको पॉलिसी तो वहाँ इस तरह जो लोग गवर्नमेंट लेवल तक जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सिचुएशन से बाहर रहें। When they go into the field and they get into the situation, then they will get sucked into that gham. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेंटली अपने आप को स्टेबल रखकर उस पर लिखना चाहता है, वो एकदम उसके अंदर जंप ना लगाए। इट्स वेरी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू स्टे फ्रॉम अ डिस्टेंस, वॉच एंड राइट। हर एक का अपना एक रोल है ना, तो एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी कि समझना बहुत जरूरी है कि हर एक का अपना एक रोल है। एवरीबडी हैज टू प्ले देयर रोल। जी बिल्कुल। और सब लोग सब काम नहीं कर सकते हैं, और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप वो कीजिए, और जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, हम्म, सही बात को सपोर्ट कीजिए, चाहे जिस जिस कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। बिल्कुल यू बिल्कुल। नो, तो मगर मैं ये बस आज। अलग अलग टैलेंट्स के लोग अगर जुड़ जाएं ना, जैसे हाँ, जैसे लिखने वाले वो हो जाएं, फील्ड में जंप करके वाकयात को आइडेंटिफाई करके निकालने वाले हम जैसे हो जाएं, बिकॉज मैं फिर इतनी ज्यादा फील्ड के अंदर होती हूँ, लिटरली इफ आई कम होम एंड आई थिंक अबाउट राइटिंग एन आर्टिकल, नो, इट वोंट हैपन। cannot, because I have to go and relive that entire situation to write about it. मैं अपने तरीके से तो लिखती हूँ, जो मेरी अपनी एक लॉगिंग होती है, जो कि मैं किताब लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टू राइट एन आर्टिकल, अब मेरा जहन इतना रैशनैलिटी से सोच नहीं पाता है, बिकॉज आई एम इन टू इट। सो आई रियली नीड friends who can write about it. Then I need friends like you who can bring it onto the big screen for normal people to see it in the form of a theater, because theater एक ऐसी चीज है कि जिसके थ्रू लोगों को, उन लोगों को भी समझ आने लगती है जो जिन पे गुजरी नहीं होती, यानी वो एम्पथाइज कर पाते हैं। एक होता है कि किसी पे गुजरी होती है तो वो समझ पाता है, लेकिन जब आप थिएटर देखते हैं तो आपको इतना रियल लाइफ स्टोरी सामने नजर आ रही होती है, आपके इतने करीब, कि यू कैन लिटरली स्टार्ट थिंकिंग क्या ये वाकई होता है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन इफ देर इज सम काइंड ऑफ
a focal group that has all types of talents, people together in it. So that is what آئیڈیل ہو جائے. has become, ماشاءاللہ قصور ہمارا ہے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مختلف ٹیلنٹس کے لوگوں کو ساتھ کر کے and they want to bring this into the light of the government کہ وہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. Really admire and appreciate their work. بہت اچھا. Absolutely, they're doing a fantastic job and a very difficult job. کیونکہ جس طرح کے لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں, یو آر سرپرائز کہ کس لیول تک لوگ ان چیزوں میں اور اس طرح کے کرائمز میں انوالوڈ ہیں اور ان کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے, وہ بچ جاتے ہیں. بالکل. اینڈ دین ثانیہ, جو غریب کے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو پھر لائرز بھی نہیں ملتے, اس کو کورٹ بھی جسٹس نہیں دیتا. اینڈ اف یو آر رچ یو کین گیٹ تھنگس ڈن. یہ سب سے بڑا جو المیہ ہے ہمارے پاس, یہ کیوں ہے کہ ایلیٹ گیٹس اوے وتھ تھنگس اینڈ the poor have to like, ان کو عزت بھی نہیں ملتی. وہ بیچارے کورٹ کچہری میں جاتے ہیں تو ان کو اس آواز سے انسان کا ہمارے ملک میں لہجہ کیوں بدل جاتا ہے. امیر کے لیے لہجہ الگ ہے اور غریب کے لیے لہجہ الگ ہے. یہ نوٹس کیا ہے تم نے ثانیہ کہ لہجہ بدل؟ آف کورس, اتنی کلاسسٹ سوسائٹی ہے ہماری, اتنی کلاسسٹ سوسائٹی ہے, ہر چیز طبقات میں بٹی ہوئی ہے. تعلیم کیا, صحت کیا, عدالتیں کیا, تحفظ کیا, ہر چیز. اور چھوٹے چھوٹے لیول پہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, لہجے تک کے لیول پہ, لہجے تک کے لیول پہ. یہاں سے بات کر کے یہاں بات کرتا ہے بندہ, اس کا لہجہ بدلا ہوا ہوتا ہے. بالکل. یہ تو واقعی میں نے بھی دیکھا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہم ایک لہجہ ہی رکھیں. یہی ہمارے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا, سمپل اسٹیپ, کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ لہجہ جو ہے سب کے ساتھ ایک جیسا رکھیں. آج ثانیہ جو ہماری مدر آ رہی ہیں, وہ knowing you that the kind of heart you have, it's going to be a difficult interview for you. So وہ بھی تھوڑی سی فرسٹ ٹائم اس طرح آ کے سامنے بات کر رہی ہے. اس نے کبھی 4 لوگوں میں بھی سامنے آ کے بات نہیں کی ہے, لیکن اس نے اپنی جنگ جو ہے وہ اس حد تک لڑ لی ہے کہ وہ اکیلی تنہا کورٹ کچہری تک بھی پہنچ گئی ہے. یہاں تک تو اس نے کیا ہے. البتہ اپنی کہانی کو دوبارہ سے بیان کرنا تو وہ سب کچھ ری لیو انسان کرنے لگتا ہے نا. دیٹس گوئنگ ٹو بی اے لٹل, ہے بڑی ہسمکھ. شی ہیز اے گریٹ سینس آف ہیومر. ہماری مدر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. ضرور اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی کام ہے دنیا میں جو اس سے اللہ کو لینا ہے, جو اس کو اس چیز سے گزارا. کہ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہم نہیں جانتے, لیکن ضرور ہوگا ایسا ہی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزماتے بھی بہت ہیں, کیونکہ ان کو بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. تو اب wishing you also a peaceful mind and a peace at heart. It's going to be a difficult interview, but I know you'll ace it. اور اس کو بھی میں نے یہی تسلی دی کہ تم فکر نہیں کرو. وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی شام کو. میں نے کہا تمہیں ثانیہ اتنے آرام سے لے جائیں گی کہ تمہیں لگے گا بھی نہیں کہ آڈینس تمہیں دیکھ رہی ہے. میں نے اتنے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, لیکن ہر بار کسی ایسے انٹرویو میں میرا بالکل سوئچ اڑ جاتا ہے, فیوز. پتہ نہیں ایسے عادت نہیں پڑتی آپ کو کبھی. بس یہ کہ اس طرح سے پبلک میں بات کرنے سے, جس طرح کل شگفتہ نے مجھے بعد میں یہ بات بتائی کہ میں نے آج جو ہے جب اتنا پبلک میں یہ بات کر لی تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک سٹیپ ہیلنگ کی طرف اور بڑھ گئی ہوں. تو یہ بات اس نے اس وقت انٹرویو میں بھی کہی تھی کہ میں زیادہ ہیل فیل کر رہی ہوں کہ اب میں نے اس کو بیان کر دیا ہے تو اب میں اکیلی محسوس نہیں کر رہی ہوں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ان کو مشکلات ہو رہی ہیں تو ہمارے سننے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے, بالکل صحیح, یہ آ کے مدد بھی کر دے گا. بیکاز سائمہ جو ابھی آ رہی ہیں ان کو تو شاید کسی لیول پہ کسی لائر کی یا کسی اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, سیفٹی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. سو ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا آرگنائزیشن زیادہ ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہے تو جہاں لیگل وغیرہ چیزیں آ جاتی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بھی اتنے کنیکشنز نہیں ہیں. البتہ ہیں, ایسا نہیں ہے, اچھے فرینڈز ہیں جو مدد کر رہے ہیں, مگر انشاءاللہ the more people will hear the more awareness will be created. اور وہ عورتیں جو شاید ڈر رہی ہیں اپنی بات کرتے ہوئے, ان کو ہمت آتی ہے بات کرنے کی. چلیے تو پھر ملاقات کریں سائمہ سے. جی سائمہ آئیے سائمہ. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, कितनी प्यारी स्माइल है। कैसी हैं आप? मैं थैंक ठीक यू। हूँ। तुम आप कैसी हो कैसे सानिया? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो निम्रा? मैं बिल्कुल शुक्र, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। तुम ठीक हो, बच्चे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, चलिए सही है। चलिए मैं बैक स्टेज से आपका पूरा सुन रही हूँ, यहीं बैठी हुई हूँ, ठीक है? ठीक है। और ऐसे तुम पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, सानिया ऐसे तुम्हें कंफर्टेबल कर देगी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अब देखा कितना अच्छा लग रहा है, रंग जी, अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे लिए आप तो मैं ऑरेंज ऑरेंज पहन कर आई, तुम पता नहीं क्या काले कपड़े पहन के बैठ गई थी। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज मैंने बताया सबीना को, ऐसे ही मेरा दिल उदास है। ताक रहते हैं, इंशाल्लाह सब उदासी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह तुमसे बातें करूंगी ठीक हो जाऊंगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारी स्माइल देखूंगी तो। जी, बच्चे जी। कैसे हैं? बच्चे ठीक है माशाल्लाह, मज़े में, कितने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े हो गए अब? मेरा एक पौने 3 साल का है और एक 5.5 साल का है। 5.5 साल का है बड़ा वाला। जी, हाँ, और स्कूल तो अब खैर आजकल तो जा नहीं रहे, लेकिन अब स्कूल तो जाते हैं दोनों ना। जी, जी, स्कूल जाते हैं और घर में भी थोड़ा बहुत हाँ, पढ़ाना करना बच्चों के साथ। खुद पढ़ाती हो? हाँ, खुद बच्चों को देखती हूँ घर में भी थोड़ा। और मैडम साहब की तरफ जो बच्चा जाता है रहता है घर पे व्हाट्सएप के जरिए। टीचरें सब हाँ। बहुत अच्छी है। मदिया, ये आवाज ठीक हो सकती है क्या साइमा की? थोड़ी सी ब्रेक हो रही है ना? अच्छा, मुझे बताओ खुद कहाँ तक पढ़ी हो? अ, मैं इतना नहीं पढ़ी थी मैम, लेकिन मैं जब स्कूल जाती थी तो उन दिनों मेरे मदर का डेथ हो चुकी थी। फिर इसके बाद हम सब 9 भाई बहन है, तो फिर छोटे भाई बहन बहुत थे, तो उसी वजह से मैं और मेरी एक बड़ी बहन है, तो फिर मैं स्कूल मैंने छोड़ दी 5 क्लास से। फिर भाई बहनों के साथ ही लगे फिर वो रहना। हाँ हाँ, उन सबको पढ़ाया। उनको बड़ा किया। जी, 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 और फिर बहन भाइयों के बच्चों को भी बड़ा किया। जी, 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 उन बच्चों को भी उनकी शादी भी बड़ी बहन की, तो उनके बच्चे नाना हाँ नाना का घर था तो ज़्यादा बच्चों के साथ। हाँ, तो बहुत शौक था तुम्हें बच्चों का। जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं चाहती हूँ बच्चे खुश रहें और वो हाँ मेरे से ऐसे ही रहें। हाँ, मैं अच्छा, तुम वो वाली अम्मा हो, हाँ, इधर आओ वाली। ओ, जी, लिपटा बच्चे के बहुत रखते हो बच्चों को ऐसे करके। हाँ, हाँ, जी, तुम वो वाली खाला होगी, वो वाली खाला और फूफी होगी जो तबाह कर देती है, बच्चों को बर्बाद कर देती है ना? मैं वो बच्चों की वाली हो ना? ख्वाहिशें जो होती है वो पूरी करने की कोशिश करती हूँ और बच्चों के साथ मुझे अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बच्चे भी खुश होते हैं और मुझे भी खुशी मिलती है, तो इसीलिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शादी कितने साल पहले हुई? शादी हुई तकरीबन 6 साल पहले। 6 साल पहले। कहाँ मिले थे? ये मैं क्लिनिक में दवाई लेने गई थी अपनी बहन के बच्चों को लेके। दोनों बेटे बीमार थे सब, तो खसरा बुखार था। मैं और मेरी बहन गए थे, तो वही हम्म मैं अपने बच्चों को दवाई लेने गई थी, तो वहाँ पे वो हम्म। बच्चे बहन थे, वो मुझे मामा मामा कहते हैं। तो डॉक्टर साहब समझे कि मैं उनकी मम्मा हूँ। फिर जब पता चला कि ये मेरी बहन के बच्चे हैं, तो फिर उसके बाद उनको ऐसा लगा कि अगर अपनी बहन के बच्चों के साथ इतना अच्छे से रहती है, तो ये अपने बच्चे तो और ज़्यादा अच्छे सँभालेगी। तो फिर इसी बात पे उन्होंने रिश्ता भेजा, जो तकरीबन 5-6 महीने रिश्ते की बात भी चली। और फिर भाइयों ने और सबने मिलके फिर उनको अच्छा लगा, वो लोगों ने सबने देखा, तो फिर उसके बाद जैसे रिश्ता हो गया और फिर शादी हुई। हाँ, तुम्हें अच्छे लगे थे डॉक्टर साहब? अब मुझे शादी के बाद तो मुझे अच्छे ही लगे। अब तो हो गई शादी, अब क्या कर सकती हूँ। माशाल्लाह प्यारे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान थे ना? हाँ। अच्छा, और ये जो वाकया था जिसमें उनका इंतकाल हुआ, वो कितना कितना साल हो गया उसको? उसको 4 साल रजब में 3 साल पूरे हो गए, 4 साल शुरू हो गए, 16 रजब से। चौथा साल। हाँ, जी, और छोटा वाला बेटा पैदा नहीं हुआ था ना? नहीं, नहीं 5 मंथ प्रेगनेंसी थी और एक छोटा वाला 2.5 साल का था। हुआ क्या था, बता सकोगी? जी, ज़रूर बताऊँगी। अ,
मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ से वापस आई, मेरे हस्बैंड क्लिनिक गए हुए थे, खाना साथ में खाया 9 बजे, वो वहाँ गए और मेरी अम्मी का घर भी पास में ही था, तो मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ से जब मैं वापसी आई फिर मैं घर में इंतज़ार करने लगी कि अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो मैं और मेरा बेटा था सलमान 2.5 साल का, हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने न्यूज़ लगाई घर में और मैं न्यूज़ देखने लगी और फिर मैंने देखा कि पौना 1 बज गया है, तब तक तो वो आ जाते थे। लेकिन कभी अगर वो 1 बजे के बाद आते थे तो अक्सर वो फ्रूट लेने चले जाते थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंसी में थी तो एक दिन छोड़ एक दिन फ्रूट लेके आते थे घर पे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज वो फ्रूट लेने गए इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर मैंने दोबारा से फिर मुझे बेचैनी होने लगी, फिर मैंने कॉल की तो कॉल भी नहीं लग रही थी। अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्यों आज मुझे बेचैनी हो रही है। टीवी भी मैंने बंद किया, फिर मैं खिड़की से उधर-उधर देखने लगी, फिर बेचैनी हो रही थी। फिर अचानक से मेरा बच्चा जो सेन में खेल रहा था साइकिल लेके, वो मुझे कह रहा है, मम्मा मम्मा पापा आए। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर ऐसे ही मैंने कहा हाँ समझ में आ रही। तो मैं ऐसे ही फ़ौरन गेट की तरफ गई। जैसे ही मैंने गेट खोला तो वो मंज़र ही कुछ और था। वहाँ पे जाके जैसे ही मैंने देखा 2 आदमी थे जो मेरे शौहर के साथ खड़े हुए थे और मेरे शौहर को खून भी निकल रहे थे, गर्दन पे इधर छुरी मारी हुई थी, यहाँ से भी खून निकल रहे थे और उसके एक आदमी के हाथ में छुरी थी और एक आदमी के हाथ में पिस्तौल थी। जिसको देखते ही पता नहीं मेरे ऐसे हाथ-पाँव ठंडे, मैं देखते ही मैं मुझे उसने सिर्फ़ इतना कहा, जिसके हाथ में बंदूक थी उसने कहा चुप, आवाज़ नहीं निकालना, हाथ ऊपर करो। तो मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर किया और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे पकड़ के खड़ा होके वो नीचे जालियों से देख रहा है तीनों के पाँव को, पापा आए, अम्मी दरवाज़ा खोलो, पापा आए। जैसे ही मैंने यूँ देखा तो मेरे हस्बैंड भी सामने ही खड़े हुए थे। मैं चौंक गई, मैंने कहा या अल्लाह! तो इतने में ही उसने मुझे कहा आप शोर मत मचाना। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने ज़ेवर भी पहने हुए थे घर में कड़े ये, तो मैं उसको कहने लगी, मैंने कहा आप इसको नहीं मारना मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरा इसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। मेरे माँ-बाप भी नहीं है, इसको नहीं मारना। मेरे हस्बैंड को आप कुछ नहीं करना, आपको जो चाहिए मैं दे रही हूँ। मैं उस वक़्त उसको ये कह रही थी, लेकिन मैंने उसको ये भी कहा कि मेरे पेट में भी बच्चा है, आप नहीं मारना, मेरा इसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी शायद कोई गैर मज़हब हो ना हो, उस इंसान को भी रहम पड़ जाए दिल में, लेकिन इसके दिल में रहम नहीं पड़ा। इसने मुझे कहा तुम शोर मत मचाना और चुप करो, हाथ ऊपर करो। मैंने अपने हाथ ऐसे ही ऊपर किए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारे से कहा कि आप मेरे बेटे को हटाओ यहाँ से, जो कि 2.5 साल का अपने बाप को देख रहा था। तो मैंने अपने बेटे को जैसे ही बालों से पकड़ के ऐसे धक्का दिया वॉशरूम की तरफ। जैसे मैंने उसको धकेला, वैसे ही उसने फ़ौरन फायर कर दिया। उसका फायर होते ही मेरे मुँह से निकल गया या अल्लाह! उधर उस वक़्त ऐसा लगा जैसे जैसे कि पाँव के नीचे से एक ज़मीन निकल गई। वो माँ जिसके पेट में एक बच्चा साँस ले रहा है, वो माँ जिसके एक घुटना पकड़ के खड़ा है। मैं क्या कर सकती थी उस वक़्त? ये 2 जानें मेरे को चिपकी हुई हैं, जिनकी साँसें चल रही है मेरे साथ। काश मैं वहाँ पे अकेली होती तो मैं उससे वो पिस्तौल भी छीनती और मैं अपने शौहर को इस तरह से अपने से अलग होने नहीं देती। लेकिन मुझे ये 2 बच्चों ने जो घेर के रखा और बहुत हिम्मत वाली हूँ, बहुत आगे जाने वाली हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उस वक़्त जब फायर हुआ, फायर होते ही फ़ौरन मेरा शौहर गिरा और मैं जैसे ही गेट खोल के बाहर निकली तब तक उसको उठा के मैंने अपनी गोद में उसका सर रखा। जैसे इसका सर उठा के मैंने अपनी गोद में रखा और फिर मैंने देखा तो वो साँस ले रहे थे, मुँह से भी खून जा रहा था और सर से भी इधर से गोली लगी, इधर से निकल गई और वो मेरे हाथ में। अब मैं प्रेग्नेंसी में, अब मेरे हस्बैंड मेरे पास और छोटा बेटा तो वो भी मेरे पास रो रहा है पप्पा को अपने, पप्पा पप्पा। इतने में अब मैंने कहा इसमें सांस तो चल रही है ना, मैं जाऊं फौरन इसको हॉस्पिटल किसी तरह पहुंचाऊं। मेरे से वो उठ नहीं रहे थे। फिर उसी वक्त फिर उस वक्त मैं कोशिश
یہ تھی کہ میں یہ 2 सीढ़ियाँ उतर के फौरन से हेल्प के लिए लड़कों को किसी को बुलाऊं, फौरन मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन उस वक्त मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी उस प्रेगनेंसी में, और उस हादसे के दौरान मैं पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही। फिर मैंने क्या किया, वो सीढ़ी का जो एक होता है ना, पकड़ के वो मैं घुटने के बल 2 सीढ़ियाँ उतरी। मुझे नहीं पता मैं किस तरह उतरी। मैं घुटने के बल 2 सीढ़ियाँ उतर के नीचे गई। वहाँ पे एक-एक आदमी, मेरे दुपट्टा भी सर पे नहीं ओढ़ा हुआ था, मेरे बाल भी खुले थे, मेरे पाँव में सा हो गया। बस मैं चाह रही थी किसी तरह मेरे हस्बैंड की जान बच जाए, उसके बाद मैं सब देखूँ। इतनी देर में पुलिस मोबाइल भी वहाँ पे आ गई, सबको मैंने हेल्प के लिए बुलाया, सब आए। मैंने कहा आप मेरे हस्बैंड को उठा के चलो, मेहरबानी करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, ये सांस ले बच सकता है, आप उठाएं प्लीज। एक एक आदमी को पकड़ के बोला। सब मोहल्ले वालों ने मेरे अम्मी के घर पे फोन किया, मेरे भाई वगैरह सब वहां से बगैर चप्पल पहने हुए सीढ़ियों से दौड़ते हुए सब भागते हुए आए मेरे पास। तब तक मैंने मोबाइल एक पुलिस की खरीदी, मैंने उसमें अपने हस्बैंड को, पुलिस वाले ने कहा इसके साथ कौन चलेगा हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं चलूंगी इसके साथ हॉस्पिटल, मेरा हस्बैंड है, मैं चलूंगी। उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को मोबाइल में डाला, अपनी गोद में रखा, उसका सर मोबाइल में, और उसको देखते हुए चूमते हुए उसको लेके जा रही थी। मेरा भाई इम्तियाज, अयाज, फेरोज, ये सब कोई एम्बुलेंस लेके रास्ते में आए। एक भाई ने मुझे फौरन से गले लगा के सीधा अपने घर लेके आए, चप्पल भी नहीं पहने हुए थे। उसने मुझे उठाया, बोला तुम इधर आओ। दूसरे जो 2 भाई थे उन्होंने एम्बुलेंस में से निकाल के मोबाइल में से निकाल के एम्बुलेंस में डाला। उन्होंने 12-15 मिनट में फौरन सिविल पहुंचाया और मुझे घर पे लेके आए। मेरा बच्चा भी था, वो भी दूसरे माले पे था। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे के पाँव पूरे खून में लथपथ थे। वो अपने बाप के पास खड़ा था। जब आप नीचे मदद के लिए गई तो हम लोग तेरे बच्चे को उठा के दूसरे माले पे उसके पाँव धुलाए, पूरे खून से लथपथ थे, और अपने अब्बू को कह रहा था पप्पा पप्पा उठो, पप्पा उठो। मुझे होश ही नहीं था कि मेरा बच्चा, उसके ऊपर क्या गुजरी। उसने जो ये हादसा देखा, उसको तो मैं पकड़ नहीं सकी कि रुक जाओ, ये नहीं देखो। मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। जिस वक्त मैं इज्जत में बैठी थी तब भी मेरे घुटने सूज गए। तब मुझे पता चला कि मैं घुटनों के बल नीचे गई हूँ, इसीलिए मेरे घुटने पूरे सूजे हुए थे दोनों, जिससे मेरे को ना चला जा रहा था ना बैठा। जुमेरात थी, पूरी रात नींद नहीं आई। 2 बजे हादसा हुआ, 1:30-2 बजे। हॉस्पिटल में वेंटिलेशन मशीन नहीं थी। फिर वहां से मेरे भाइयों ने, मेरे देवरों ने सब मिलके वहां से फिर उठा के वो लेके गए बादराबाद किसी हॉस्पिटल में। वहां पे जुम्मे की फजर के बाद उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं नीचे ही उतरी थी, मैं वापस जा रही थी हॉस्पिटल। सेवल से मुझे वापस इधर लेके आ गए, बोला नहीं आप घर पे चलो, हम कहीं और लेके जा रहे हैं। तो मुझे रास्ते में ही पता चला, क्योंकि मेरे भाई सब आ गए थे। फिर वहीं पे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरी सारी खुशियाँ, मेरी सारी एक नई जिंदगी की जो शुरुआत होती है, वो सब वहीं पे रुक गई। जब फायर हुआ तब मेरे से एक ही आवाज निकाली थी, या अल्लाह। मैंने अल्लाह को ही बुलाया, या अल्लाह। इतना खुश मेरा बेटा देख के मेरा शोहर इतना खुश हुआ। मैं हर बड़े अच्छे दिला अपने बेटे को। अभी मेरा शोहर आएगा, देखेगा, तारीफ करेगा। इसकी सांसें अटकी मुझ में, मेरे बेटे में। खुशी की जिंदगी हम लोग जी रहे। घर में सब फर्नीचर नया लेके गया, सब इतनी सारी खुशियां थी। अचानक से हादसा। कौन लोग थे वो साइमा, कुछ पता है क्यों किया ऐसा उन्होंने? उस वक्त उन दोनों को मैं बहुत नजदीक से मैंने उन दोनों को देखा, क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी कि मैं आपको ये सारे जेवर सब दे रही हूँ, आप गोली मत चलाना, मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं। मेरे ऐसे अल्फाज बोले, मैं समझती हूँ कि उसके दिल में रहम आ जाना चाहिए।
मैं उनको सिर्फ चेहरे से पहचानती थी, नाम से या शनाख्त नहीं कर सकती थी, मैं उनको चेहरे देख के शनाख्त कर सकती थी। वो हादसा हो गया, उसके बाद सबने बोला, पुलिस में भी केस चला। मैं इद्दत में बैठी थी, रमज़ान का महीना था, इद्दत निकाली मैंने अपनी, फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई, फिर दूसरा बेटा आया। हॉस्पिटल में पूरी रात रोती रही, मैंने कहा मेरा इतना प्यारा बेटा आया, लेकिन मेरा शौहर ही नहीं है जो इसको देखे और मुझे मुबारक करे। और फिर सबने खैर बहुत हिम्मत दी भाइयों ने, जब आई है इम्तियाज से मुझे कहा साइमा अब रोने का टाइम नहीं है, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुझे 2 बेटे दिए, ये बड़े हो जाएंगे, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने कहा भाई ये बड़े हो जाएंगे, मेरी खाने पीने पहनने की सब परेशानियां दूर हो जाएगी, लेकिन एक जो दिल में जो दुख है, जो दिमाग में जो एक हादसा है, वो शायद मैं नहीं भूल सकती। फिर मैं, मेरा बच्चा 16 दिन का था, फिर मैं अपने मायके से इद्दत खत्म हो गई, फिर मैं वहाँ से सीधा आ गई अपने घर। सबने बोला नहीं तुम अकेली नहीं रहना वहाँ पे, हमारे साथ रहो। भाइयों ने, देवरों ने, सबने बहुत सपोर्ट किया, ससुराल ने, मायके ने, क्या आप वहाँ पे अकेले क्या करोगी। मैंने कहा नहीं, जिनके माँ बाप एक्सीडेंट में मर जाते वो बच्चे भी बड़े हो जाते, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं जिंदा हूँ, मैं इनके लिए जीऊँगी, आगे बढ़ूँगी। फिर घर में आने के बाद तो एक तो इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद उसी घर में आके 2 बच्चों को लेके मैं अकेली, मैं कहती थी मेरे में बहुत हिम्मत है, लेकिन तकरीबन 10-15 दिन तो मैं पूरी रात नहीं सोती, रोती रहती थी, बच्चों को देखती थी, रोती रहती थी, घर की सफाइयाँ करती थी, रोती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे खड़ा था, इसने ये फायर किया, या कभी अपने शोहर की बात याद आए कि वो यहाँ पे था, उससे मुझसे ये बात की, उसने इस यहाँ पे खड़े होके इसने ये बात, ये गाना छेड़ा, इसने यहाँ पे ये कहा। हाँ, वो बहुत मज़ाकी होते थे, हर बात में गाने मुझे, गाते थे, हाँ, गाने गाते मुझे, थे। हाँ, वो मुझे थकाते रहते थे। फिर मुझे मेरे मेरे ससुर कहते थे वो तुम्हें नाज़ करता है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। वो मज़ाक मस्ती वाले थे और उनका प्यार इतना सारा था, इतना ख़्याल रखते थे, बहुत, बहुत ज़्यादा। प्रेगनेंसी में भी मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। तो वो याद करते-करते रात को तो मैं सोती नहीं थी कि कहीं मेरे बच्चों के साथ अभी दोबारा नहीं आ जाएँगे गेट पे, कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा। शुरू के दिनों में थोड़ा खौफ था। जब मैं रहने गई तो खौफ एक तरह से मेरे ऊपर हावी था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं जागती थी तकरीबन 5 बजे तक, जब सबकी बिल्डिंगों में मशीनें चालू करने वाले लाला आ जाते थे, फजर की अज़ान हो जाती थी। फिर उसकी नमाज़, थोड़ी दुआएँ पढ़ते हुए उस वक़्त जब रोशनी होने लगती थी ना, तब जैसे मेरा डर खत्म हो जाता था और मैं सो जाती थी। और थोड़ा सोती थी तो बच्चे उठते थे। इस तरह से फिर मेरा बड़ा बेटा था, पौने 3 साल का था उस वक़्त, जब मैं इद्दत से निकली तो मैंने फ़ौरन जाके पहले उसको एडमिशन करवाया मैंने, बड़े बेटे को दाखिल करवाया। छोटा बेटा 16 दिन का था। फिर इसको लेके मैंने अपने भाइयों से भी बात की, क्योंकि मेरे भाई कहते थे कि आपको इसको सज़ा दिलानी चाहिए, पीछे नहीं हटना। अच्छा, हम सब साथ हैं शाबाश। और आपको हाँ, सज़ा दिलवानी चाहिए, क्योंकि बेगुनाह के साथ इन्होंने बहुत ज़ुल्म किया, आपकी ज़िंदगी खराब हुई है तो आप आगे बढ़ो। इसमें एक मेरा नहीं भाई, 3-3, हाँ, एक और जिंदगी तो ले ली उन्होंने, 3-3 हाँ, को देखो खाली ना। मेरी ज़िंदगी नहीं थी ना कि चलो मैं उनको माफ़ भी कर दूँ, मेरे साथ बुरा किया। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों के साथ बुरा किया। बिल्कुल मेरे सही। देवर, मेरी नंदें, मेरे भाई, उन सब के रिश्ते मेरे शौहर के साथ बहुत अच्छे थे। उन सबको उतनी तकलीफ़ पहुँचाई, पूरे ख़ानदान, मेरे मेरे स सबको तकलीफ़ पहुँचाई, पूरे मोहल्ले वालों को। और मुझे एक तरह से ये भी था कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, अगर आज मैं इसको जाने दूँगी तो मेरी तरह ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपने शौहर के साथ हर फ्लैट में रहती हैं। किसी के 2 बच्चे, किसी का 1 बच्चा, किसी के 3 बच्चे, और वो सब भी मेरी तरह बहुत खुश रहती हैं। अगर मैं आज इसको जाने दूँगी, तो ये लोग कल दूसरा घर भी मेरी तरह तबाह करेंगे। और इस बात पे मैंने ठान ली कि नहीं, मुझे हिम्मत करनी है और इनको सज़ा दिलानी है, ताकि इबरत हासिल हो और आगे वाले वक़्त में कभी ऐसा ऐसा हादसा इस मोहल्ले में दोबारा ना हो। फिर भाइयों की भी सपोर्ट थी, देवरों की, सबकी, फिर इस तरह मैं आगे भी बढ़ी। फिर मैं अकेली कोर्ट में आना-जाना, थाने, कचहरी, बेंच, दफ्तर, हर जगह दरख़्वास्तें देना, सब कुछ। और मैं गई, रमज़ान का महीना था दूसरा, जब 9 महीने मैंने सिंध हाई कोर्ट में केस चलाया कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। मेरे शोहर को गेट पे आके मार के चले गए मेरे सामने, मेरे बच्चे के। तो फिर वहाँ पे 9 महीना फिर उन्होंने केस पे एजेंसी लगाई मेरे केस पे।
जब मेरे केस पे एजेंसी लगी तो एजेंसी के कुछ लोग आए मोहल्ले में, उन्होंने आके मालूमात की यहाँ पे जब ये हादसा हुआ तो यहाँ से कौन कौन फरार हो गया। तो फिर एजेंसी के आदमी जब सादे लिबास में आके उन्होंने आके यहाँ पे मालूमात की, तब पता चला कि यहाँ से 2 लोग फरार हो चुके जो अभी तक आए नहीं, तकरीबन उनको 1.5 साल हो रहा है। फिर उसके बाद वो जैसे ही आए 4 दिन के बाद मैंने रेंजर्स में भी दरख्वास्त दी हुई थी। फिर रेंजर्स की तरफ से कुछ लोगों ने एजेंसी के साथ मिलके उन्होंने उनको उठाया, पुलिस वालों ने और इन सब। फिर जब बगदादी थाने में उनको पकड़ लिया, उनको वहाँ रखा, फिर शनाख्त के लिए मुझे बुलाते रहते थे अक्सर। इससे पहले मैंने 300 चेहरों को देखा था लेकिन उनमें कोई ऐसा चेहरा नहीं था। फिर जब इनका चेहरा था तब कितने चेहरे मैंने थे पहचाना। 300 लोगों के चेहरे मैं अक्सर जाती थी देखने के लिए, शनाख्त के लिए बुलाते थे। तो ये कभी 10 बार बार थाने जाना पड़ता था शनाख्त करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, वो मोबाइल में तस्वीरें होती थी, उनकी दिखाते थे कि ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। तो बगदादी थाने में एक ऑफिसर, उन्होंने अच्छा साथ दिया, उनके वो दिखाते थे। फिर उसके बाद मैं अपने भाइयों के साथ जाती थी, मेरे तीनों भाइयों में से कोई ना कोई एक, कभी 3 भाई साथ चलते थे, कभी 2 भाई साथ चलते थे, तो मैं जाके आती थी। कभी मैं अकेली भी चली जाती थी अगर वो काम पे हैं और मुझे शनाख्त के लिए बुलाया। फिर इस तरह हिम्मत करते हुए फिर जब मैंने इनको पहचाना कोर्ट में शनाख्त परेड के लिए बुलाया, वहां पे जब मैंने देखा तो वहां पे ये शख्स खड़ा था जिसने फायर किया था। उसका चेहरा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। शायद मैं खाना खाना भूल जाऊं लेकिन मैं उसका चेहरा तो कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में। जब मुझे वकील ने समझाया, कहा सायमा जब आप पहचानोगी तो सिर्फ उंगली उठा के इशारा करना कि जज साहब ये वही इंसान है जिसने फायर किया। मैंने कहा ठीक है। जब मैं कोर्ट में दाखिल हुई और जब मैंने देखा लाइन से 12 बंदे खड़े थे जिसमें इसका भी चेहरा था, जब मैंने इसको देखा मैंने वहीं पे इसको कॉलर से पकड़ा और उसको गिरबान से और मैंने 6 थप्पड़े इसको लगाई। जहाँ पे वकील जज सब खड़े होके के मैंने उसको इतनी थप्पड़े लगाई, मैंने कहा तेरे दिल में रहम नहीं आया? मैं तुझे कह रही थी मेरे पेट में बच्चा है, मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं है, गोली मत चलाओ, तुझे जेवर दे रही थी, तूने क्यों फायर किया? एक गोली चला के तू भाग गया, मेरी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर, तुझे क्या मिला? तो मैंने इतनी थप्पड़े मांगी तो उसने मुझसे यूं हाथ, जब मैंने उसको थप्पड़े मारी तो उसने ऐसा किया। मैंने कहा ये वक्त तेरा है, वो वक्त मेरा था, ये तेरे हाथ जुड़े हुए उस वक्त मेरे भी हाथ ऐसे, तेरे दिल में रहम नहीं आया? मेरे साथ तो उस वक्त छोटा बच्चा खड़ा था, एक मेरे पेट में था, पेट में जो था वो भी सब सुन रहा था, उस हादसे को देख रहा था। ये जो 2.5 साल का था वो सब देख रहा था। तेरे को रहम नहीं आया? तेरे साथ तो कोई बच्चा भी नहीं है, तू तो कोर्ट में खड़ा है एक मुजरिम बन के, मैं तो तेरे सामने कोई मुजरिम नहीं थी, तूने फिर भी रहम नहीं किया। मैंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा अगर इसको आप लोगों ने सजा नहीं दी मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कोर्ट के बाहर अपने आप को जलाऊंगी। इनके हाथों से मरने से बेहतर है मैं अपने बच्चों को खुद और अपने आप को मारूंगी अगर इनको सजा ना मिली। वहां पे जज साहब से मेरे वकील ने माफी मांगी कि मेरी क्लाइंट ने आपके सामने मुजरिम पे हाथ उठाया, माफ करना, कोर्ट की तौहीन हुई। लेकिन वहां पे जज ने कहा कि इस लड़की के लिए माफी मत मांगो, इसने उस वक्त इसने वो इनके हाथ से निकल गया, यहाँ पे ये 2 थप्पड़े 6 थप्पड़े मार के कुछ तो बरास निकाले, ये तो गोली के लायक है, ये थप्पड़ों के भी लायक। वहाँ पे जज ने भी मेरा साथ दिया, वकीलों ने। फिर उसके बाद उनके ऊपर केस चला जो अब तक चल रहा है। अब सजाएं कुछ आने ही वाली है, इनको 2.5 साल हो गया। अब कोर्ट नंबर 1 में केस चला गया साउथ में, वहाँ पे तारीख नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि कल मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे, वो मुझसे पूछेंगे मम्मा आपके सामने आके हमारे पापा को कोई गोली मार के चला गया। आज तो सवाल नहीं करते आपने क्या किया, मैं उनकी नजरों में मैं कैसे उठ खड़ी हूँ जब मैं कुछ करके उनके लिए सब, ताकि वो बड़े होके उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा कि हमारी मम्मा ने हमारे पापा के साथ जिसने बुरा किया उसको हमारी मम्मा ने नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। मैं रोती थी, पूरी रात बैठ के रोती थी। फिर मैं कहती थी या अल्लाह मैं ये जिंदगी कैसे जीऊँ, जान मैं तेरे बगैर तो मर जाऊंगी, मैं तो आगे चल नहीं सकूँ।
मैं अकेली कैसे, मैं कभी अकेली ना राशन लेने में कभी गई, ना बिल भरने गई, मैं कभी अकेली। हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हमारे घर में हर चीज भाई अबू हर चीज खुद लाते हैं। हम लोग खाली खानदानों में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, मौत मैयत में, शादियों में मस्तियां करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी नहीं। लेकिन उस बंदे ने एक गोली से मुझे इतनी तकलीफें दी जो मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ती गई। फिर मैं रोते रोते, फिर मैं रात होती थी रोती थी, फिर अचानक से जैसे अचानक से एक दिमाग में ख्याल आता था, साइमा तू रो क्यों रही है, खुशियां तो तेरे हाथ में है। जब देखूं तो एक इधर सोया हुआ है, बाजू में बैठा है, एक इधर सोया हुआ है, दोनों ने हकी करके दोनों बचे। फिर मैं कहूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि मैंने उन हालातों में भी अल्लाह को शुक्र ही अदा किया। और मैंने अल्लाह से यही कहा, या रब्बल आलमीन जब सारे साथी आपने ले लिए तो अब आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आप मेरा साथी बनो, क्योंकि मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, आप मेरे साथी बनो और मैं इस जिंदगी पे भी आपका शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे औलादे तो दी है, इतनी सारी खुशियां दी हैं। खैर है, जो हुआ कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी और मेरा वादा कि मैं ईमान के साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगी, आगे सबका ख्याल इंशाल्लाह। रखूंगी, और ये सबसे सोचते सबसे जरूरी बात साइमा, जी ईमानदारी का ये हिस्सा है ना कि जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। बिल्कुल। ये मेरे अंदर शुरू से ही बात थी कि कभी किसी के साथ कोई गलत भी होता था तो मैं उसे कभी नहीं बर्दाश्त करती। इस बात पे मेरे अब्बू मुझे अक्सर कहते थे कि तुम बेटी नहीं हो, मेरा बेटा हो, क्योंकि जब मेरी ईमान की अम्मी निशानियों में से है, ईमान की निशानियों में से है कि आप जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं इतनी करती। मजबूत ईमान वाली लड़की हो देखे तो। ना, देखे ना, कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि खून जो है वो माफ नहीं होता। कुरान के अखरों में जब अल्लाह ने कह दिया कि खून माफ नहीं होता, कुरान में लिखा हुआ है, तो मैं समझती हूँ जब जिस बंदे को अल्लाह माफ नहीं करे उस बंदे को आप कैसे छोड़ सकते। और मैं अच्छी भी हूँ, मैं इतनी ज्यादा किसी के साथ बुरा करने वाली नहीं, क्योंकि मैं सबको माफ करने वाली हूँ, दरगुजर करने वाली, आगे बढ़ने वाली। मैं चाहती हूँ जो टूट रहा है उसको फौरन से बनाऊं, जो बिखर रहा है उसको फौरन से समेटूं, किसी भी तरह से। मैं चाहती हूँ कि मैं इंसान को अहमियत दूं, रिश्तों को अहमियत दूं और आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो जाए ना, मैं उन सब बातों को ज़हन से निकाल के आगे बढ़ती हूँ, हंस के बात करती हूँ। मुझे किसी से माफी मांगने में या झुकने में खुशी महसूस होती है कि चलो अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं माफी मांग लूं और आगे आगे वाले के दिल में अपने लिए जगह बनाऊं, क्योंकि अच्छा वक्त आता नहीं, अच्छा वक्त इंसान को लाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। बैठे बैठे तो सब अच्छा नहीं होता। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता भाई, काम करना पड़ता है, अच्छे वक्त के लिए भी काम करना पड़ता है। जी सरमा मुझे एक चीज बताओ कि एक लड़की जो, अच्छा ये तो एक पूरा वाकया है ना, और जो तुमने जिस तरह डिटेल में उसको बताया, लेकिन ये इसके बीच बीच में ना छोटी छोटी बड़ी चीजें होती हैं जो लोग देख नहीं पाते, जो पूरे ज़ाहिर है पूरे वाक़े के उसमें कि भाई अच्छा एक शख्स को घर के दरवाजे पे गोली मार दी गई, इससे बड़ी अब बात क्या होगी? मगर इसके बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारी जैसे तुमने बताया वो लाड करते थे, गाने गाते थे, खुशी का माहौल था। अब ये तो कभी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं करेगी इसको, ये वापस बदल के इसको कुछ और तो नहीं कर सकते हम। वो तो वही थी, वो उनके साथ जुड़ी हुई। फिर उनके चले जाने के बाद एक ऐसी लड़की जो कभी घर से नहीं निकली, जो राशन भी नहीं लाई, जिसने बिल भी कभी जमा नहीं कराया। मैं 1-2 दफ़ा थाने गई हूँ। जी थाने जाके सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पे हैबततारी होती है या आपका खून खौलता है। जी वहाँ का माहौल ऐसा होता है। जी उनके लहजे ऐसे होते हैं। शायद उनकी नौकरी का तकाज़ा है या पता नहीं, खुद भी इतने ख्वार हुए हुए होते हैं। सारा दिन सिर्फ मुजरिमों के साथ डील कर रहे होते हैं, बुरे ही लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके साथ भी कौन सा कोई अच्छा सलूक होता है। जी तो आपको थाने जाके एक अजीब दहशत होती है, आपको आपने कुछ भी नहीं किया, आप अपने मैं लाइसेंस की एफआईआर कटाने जाते हैं तो भी आपको गुस्सा आने लगता है उनके लहजे सुन के। जी तुम बार बार थाने गई हो, तुमने बार बार जाके उनसे कहा है मेरे मेरे शोहर के कातिलों को पकड़ो। जी तुम्हें उस वक्त जब तुम सुबह उठती थी ये सोच के कि आज मुझे थाने जाना है, उस वक्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा होता था? गुस्सा आता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्लो से काम चल रहा था। जब तक वो
एक तो पकड़ा गया जिसने फायर किया, जो दूसरा इसके साथ साथी था वो नहीं पकड़ा गया। फिर मैंने कहा थाने में तकरीबन 1 से 1.5 साल 2 साल मैं बेजार हो गई। मैंने कहा अल्लाह ने इनको भी हाथ पाँव दिए मेरी तरह, इनको भी दिमाग दिया है मेरी तरह। जब कोई लोग मुखबरी करके दरवाजे पे आके मेरे शोर को मार के जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उनको पकड़ सकती? मैं भी सब कुछ कर सकती। मैं इनके पास ही जाते रोती रहूं। बेहतर है मैं खुद हिम्मत करूं कुछ आगे बढ़ने की। वहां पे मैं खुद जैसे मोहल्ले में कुछ लड़के हैं जिनको मैंने 2-4 हज़ार दिए और मैंने कहा आप मालूम करो यहाँ पे इसके लड़के के साथ दूसरा लड़का कौन था शामिल, उसका तुमने नाम खुद ये किया है। ये? जी जी तुमने मैंने कहा ये खुद, मालूम करो? हाँ मैंने कहा आप मालूम करो और आप आके अपने पैसे ये 2,000 ले जाओ। तो वो बच्चा खुश हो गया लड़का कि 2,000 मिल रहे हैं। तो उसने तो जाके मालूमात करके आके मुझे बोला। मैंने कहा जब भी आपको ये लड़का नजर आए ना आप मुझे आके घर पे बोलना। वो अचानक आके मुझे बोला कि सामा बाजी आप आ जाओ, वो लड़का ना वहाँ पे खड़ा हुआ है क्लिनिक के पास दूसरी जगह पे। मैंने कहा आप जाके अपनी वहाँ पे खड़े हो जाओ, मुझे सिर्फ आंखों से बताना कि ये लड़का है। मैं गई तो वहाँ पे वो लड़का खड़ा था। वो लड़का वहां से हट के सीधा मक्काई वाले के पास जाके खड़ा हो गया। मैं भी जाके मक्काई वाले के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा भाई मक्काई देना 20 की। वहां पे मैं उस लड़के को आंखों में आंख डाल के मिला के देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो लड़का मुझे देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इसके शोर को मारने में मैं भी था साथ में और इसको अभी तक ये इल्म नहीं है क्योंकि मोहल्ले में ही वो लड़का था और वो मुझे देखता था चलते फिरते, लेकिन मैं उसे नहीं पहचानती। फिर जब मैंने उसको देख लिया उसके 5 दिन के बाद मैंने थाने में भी बोला। मैंने कहा एक लड़का है जो इसमें था, ये नाम है, इसका नाम है, ये इसको आप पकड़ें। उसका नाम नसीर इलेक्ट्रिशियन था। मैंने कहा इसका नाम है, देखें आप इसको पकड़े। मुश्ताक ने भी इसका नाम दिया है जिसने फायर किया। तो उन्होंने बोला हाँ बीबी आप जाएं, आपको नजर आएगा आप फोन कर लेना, हम आके पकड़ लेंगे। अब वो मुझे नजर आए मैं फोन करूं कोई फोन ना उठाए। फिर मैंने क्या किया, मैं अपने दोनों बच्चों को, एक को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी बड़े वाले बेटे को। तो वहां पे रास्ते में से ये लड़का गुजरा और इसके हाथ में भी एक बेटा था 2 साल का, हाथ में उठाया हुआ था 1.5 साल का, और ये जा रहा था बर्गर खाने खदा मार्केट में। मैंने अपने दोनों बच्चों को, उस आलू चिप्स वाला चाचा जो है उसको मैं पहचानती, मैंने कहा चाचा ये मेरे बच्चों को संभाल, मैं अभी आधे घंटे में आई। मैंने अपने बेटे को उसके हवाले किया, नीचे घर के नीचे ही आलू चिप्स वाला है। उसने बोला बेटा आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं बस अभी आ रही हूँ। वो आगे आगे जा रहा था, उसके पीछे जाते हुए वो जाके बर्गर खाने बैठ गया। शॉप के अंदर एक चला के अंदर बर्गर खा रहे हैं। मैं वहां पे बाहर रिश्के में चढ़ के बैठ गई। फिर वहां पे मैंने बगदादी फोन किया पुलिस थाने में और रेंजर्स को फोन किया। वहां से दोनों गाड़ियां आई और वो बर्गर खा के बाहर निकला। जैसे ही उसने कूलर पे पानी के लिए गिलास के लिए हाथ उठाया, मैंने वहां पे जाके इसका ग्रेबन पकड़ के मैंने बोला याद है पहचानता है? कह रहे माफ कर दे। वहां पे मैंने अभी तो उसको थप्पड़ मारी नहीं, उसने वहां पे ही बकना शुरू किया कि माफ कर दो, मुझे तो हिस्सा मिलने वाला था इसीलिए मैं भी साथ था, मैं मेरे को माफ कर दो, मेरा भी बच्चा है। उसका 2.5 साल का बच्चा भी थाने में इसके साथ। मैं उसको थाने की गाड़ी में बिठा के फौरन उसको वहां लेके गई। वहां पे इसकी एफ आई आर कटवाई, सुबह को उसको कोर्ट में हाजिर किया, उसको वहां से जेल भेजा। क्योंकि कुछ बातों के लिए खुद को हिम्मत करनी पड़ती, चाहे थाने में हो लोग, चाहे कहीं भी हो, कोर्ट में हो या कहीं भी, लेकिन जब तक आप अपने आप के साथ हो सच्चाई पे, ईमान से आगे बढ़ने पे, और आपने अल्लाह का साथ मांगा है कि या अल्लाह तू मेरा साथी बन, तो मैं समझती हूँ फिर इसके बाद कोई डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी मदद करने वाला वो हमारे साथ पुलिस वालों को भी अल्लाह में को अपना साथी बना लेना चाहिए, नहीं? है। बिल्कुल। ढूंढ लेते वो पहले ही। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि आपके जैसी हिम्मत वाली खातून हमने नहीं देखा, आप उसको मार के थप्पड़े मार के मोबाइल में डाल के आप थाने लेके आए। मैंने कहा आपसे तो ये काम हो नहीं रहा था। मैंने कहा मैं क्या करती, मैं आपको हर बार आपको बता दीजिए आप कितने फोन करते, तो मैंने आपको फोन भी कर दिया, अब आप सिर्फ गाड़ी में लेके इनको अंदर कर दे। हम्म। उसका बच्चा वहां से उठा के उसकी अच्छा। बीवी को देने गई। उसका बच्चा, उसका बच्चा, मैंने कहा थाने में पुलिस ने कहा इसका बच्चा कौन लेके जाएगा? मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, ये बच्चा है, मैं इसको इसकी माँ तक पहुंचाऊंगी। तो कहा नहीं बीबी, अब वो कह रहा है मैं अपना बच्चा इसके हाथ में नहीं दूंगा, मैं इसके हाथ में नहीं दूंगा, मैं खुद ही छोड़ के आता हूँ अपना बच्चा। तो वहां पे इसको पकड़ के बिठाया। लेकिन जो गलत करता है ना, मैं समझती हूँ उसके लिए लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
मौत तो कहीं भी आएगी, लेकिन आपका यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। किसी के साथ जब बुरा होता है ना, तो उसका साथी अल्लाह बन जाता है। जब अल्लाह साथी बन जाता है ना, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वर्दी की भी जरूरत नहीं होती, पुलिस वालों ने कहा नहीं बीबी हमारे साथ नौकरी कर लो आके। मुझे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो पुलिस में होनी चाहिए, आप यहाँ कहाँ आ गई। सही बता रही हूँ, इससे अच्छा तो 2,000 रुपए में जो काम हो सकता था, हाँ, पूरी पुलिस फोर्स नहीं कर, पूरा थाना नहीं कर सक रहा था। बिल्कुल, जी। फिर मैंने कहा इन लोगों वर्दी ने भी कोई करने से कुछ मजबूरी नहीं की होता होगी। ना, हाँ, फिर इसी तरह दिल से में वो आग भी तो चाहिए, वो आग चाहिए। जी। अब मेरे घर पे इनके घर वाले आते हैं कि आप इतने पैसे ले लो, 5 लाख ले लो और आप माफ कर दो हमारे बच्चों को, छोड़ दो। 5-5 लाख रुपए हम 4 बंदे दे रहे हैं, आप 20 लाख ले लो, आप छोड़ दो। मैंने कहा आप 20 लाख रखो, मैं अपना घर भी बेचती हूँ, अपने माँ के घर में जो हिस्सा मिलता है, अपने ससुराल में जो मिलता है, मैं आपको 1 करोड़ करके देती हूँ, आप मेरा शोर ला के दे दो। ला सकते हो? कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं। किसी की मजबूरी हो सकती है, लोग पैसे लेते भी हैं, खून बहा भी लेते हैं, लेकिन जिंदगी की के बदले में पैसा। अहमियत बिल्कुल नहीं रखता। पैसा जरूरत के हिसाब से दुनिया में काम करता है। अगर पैसा नहीं है तो आपको रिश्ता नहीं उठाएगा, पैसा नहीं है तो आपको तंदूर की रोटी भी पेट में नहीं जाएगी। पैसा बहुत अहमियत रखता है, जरूरी है पैसा। लेकिन मैं समझती हूँ इंसानी जान बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जान जिंदा होगी तो पैसा आएगा। क्योंकि जान नहीं जान होगा। सिर्फ सांसें नहीं है ना, हाँ, जान सिर्फ सांसें नहीं है ना, वो इंसान तो नहीं था। हाँ, तुम्हारे लिए जो मानी रखता था, अपने बच्चों के लिए जो मानी रखता था, जो मोहब्बत करता था, जो मरीजों के लिए डॉक्टर था, शिफा कितने लोगों से, देखो बीवी बच्चों से, शौहर बाप तो छीना, कितने हाँ। मरीजों से शिफा छीन ली, कितनी और जिंदगियां जो वो शायद बचा सकते थे वो छीन ली। सारे मरीज उनको बदवाएं देते, सिर्फ मेरी नहीं थी, सारे मरीज कहते हैं हमको यहाँ से शफा मिलती थी, इन्होंने क्यों ऐसा किया, इतने अच्छे इंसान को इन्होंने क्यों ऐसा किया। सारे मरीज, सारे मोहल्ला। आज भी मैं किसी गली से गुजरती हूँ तो 4 औरतें हैं, एक तो मेरी पीठ थप थपाती है कि माशाल्लाह, अल्लाह तुझे और कामयाबी देगा, तूने हिम्मत की है, सारे इंशाल्लाह। अप्रिशिएट करती हैं। और दूसरे लोग बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बहुत याद आता है, वो हमारे साथ हंसी मजाक करता था, हमारे बच्चों से पोए में सुनता था, मुझे फीसें नहीं लेता था, फ्री में ड्रिप लगा देता था, वो हमें नहीं भूला जाता, हमें दवाइयाँ देता था, इतना हंसी मजाक करने वाला। अच्छे इंसान याद रह जाते हैं हर किसी को। हाँ, अच्छे इंसानों की अच्छी बातें ही तो याद रह जाती हैं। ये इंसान को मार सकते हैं आप, इंसानियत को नहीं मार सकते, अच्छे यही लोगों को नहीं मार सकते आप। एक चीज मुझे बताओ, जो बच्चे ने, आपके 2.5 साल के बच्चे ने ये सब देखा था, वो उसने कैसे डील किया है इसके साथ, मेरा कैसे? बच्चा जो 2.5 साल का, जी, उसको तो सबसे पहले बात तो ये कि जब उसने वो पूरा हादसा देख लिया, उसके बाद हर कोई, जब मैं इज्जत में बैठी थी तो सब पूछने आते थे क्या हुआ, कैसे हुआ। हर वक्त उनको स्टोरी बताते थे, हर वक्त उनको बताते थे। वहां पे मेरी मामी, बड़ी मामी ने इतराज किया कि सबको पता है क्या हुआ है, लेकिन फिर भी आके इससे एक एक शख्स अलग से पूछता है, हर एक औरत। बेहतर है एक तो ये प्रेगनेंसी में अपने गमों में इसको अलग कमरे में सायमा को रखो, इधर नहीं हम्म। रखो। फिर वहां से मुझे अलग कमरे में शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे साथ मेरा दूसरा बेटा भी बैठा होता था और वो भी पूरा हादसा सुनता था जब वो कहते थे। और उसके बाद उसके अंदर गुस्सा था, एक उसको बहुत गुस्सा आता था, मामा मुझे गन लेके दो, मुझे गन चाहिए, मामा मुझे गन लेके दो। सलमान नहीं, गन नहीं सलमान, गन खिलौना थोड़ी है सलमान, गन तो एक हथियार है जिससे लोग मरते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है बेटा, ये खिलौना नहीं है। अच्छा मम्मा, ये कहते कहते समझाते समझाते यहाँ तक कि मैं उसको, और इसमें मैं किरण इब्तदाई जो स्कूल है इसके बारे में मैं कहूँगी कि यहाँ से मुझे इसके बारे में हेल्प बहुत मिली, क्योंकि यहाँ पे मैडम सबीना की मैं बात करूँगी, अल्लाह उनकी जिंदगी सेहत दे, उन्होंने एक माँ का किरदार अदा किया, मुझे रास्ता दिखाया कि आपके बच्चे के ऊपर अगर ये है। मेरी भी उन्होंने थेरेपी करवाई, मेरी भी थेरेपी करवाई उन्होंने, डॉक्टर से 3 महीने तक चली। फिर मेरे बेटे के लिए भी उन्होंने मुझे बताया कि आप सलमान से ये कहो, ऐसा करो, ये करो। उस तुम्हें थेरेपी के लिए क्यों बुलाया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद कहीं आप ये तो नहीं सोचती कि आप खुदकुशी कर लो।
हाँ, तो कहीं आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने का या बच्चों का, इस बारे में उन्होंने मेरी थेरेपी करवाई, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल किया मैडम। मैं तो हिम्मत वाली थी, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट जो है ना वो मैडम सबीना लेके आई। उन्होंने इतनी सारी बातें समझाई मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए इतना ख्याल रखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे एक क्लास होती है सुलह से सलामती क्लास, उस क्लास से बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला जो मेरे ज़हन में भी नहीं था कि बच्चों को हम किस तरह से डील करते हैं, बच्चों की किस तरह बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। और मेरे बच्चे, एक तो बड़ा वाला तेज था वो हादसा देखने के बाद, अब वो कहता है मम्मी मुझे आपकी हेल्प करनी है, मुझे दीवालें धोने का बहुत शौक है मम्मी। मैंने कहा रोज रोज दीवालें नहीं धोते। अच्छा, वो छोटा वाला बोलेगा मैं लहसुन छील देता हूँ, वो मेरे को पूरे काम में हेल्प करेंगे दोनों बच्चे। और एक मेरा पाँव दबाता है, एक मेरा सर दबाता है, लेटती हूँ तो दोनों आ जाते हैं, मम्मा आप थक तो नहीं गई। वो इतने अच्छे हो गए मैडम सबीना के पास। जैसे ही मैं अपने बच्चे लेके गई, मेरे बच्चों में बहुत तब्दीली आई, बहुत ज्यादा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे आगे ले जाऊँ। और सुलह से सलामती क्लास में बहुत ज्यादा डॉक्टर साहिबा है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की, हर तरह की वीडियो भेजी। विक्रम शाह है, बहुत सारी टीचरें उसमें, साहिबा है, सब सबने मिलके बहुत मेरी हेल्प की और बहुत अच्छा रास्ता दिखाया मैडम सबीना ने, पूरे स्टाफ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि मैडम सबीना जब मिली ना, तब मुझे ऐसा लगा इस अंधेरे में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि सायमा इधर से आओ, इधर से तुम्हारा रास्ता सही है। और वहां पे रोशनियां उठती गई और मैं आगे बढ़ती गई और यहाँ तक आई, क्योंकि मैम ने मुझे बहुत साथ दिया। एक चीज बताओ सैमा, कि जब आप किसी बहुत बड़े हादसे से गुजरते हैं, जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है, आपके बहन भाई बहुत अच्छे थे, लेकिन एक चीज होती है ना कि आपको पेशा वराना मदद की जरूरत होती है, लोग सही रास्ता दिखाने वाले हों, बच्चे को कहाँ लेके जाना है। अपनी तमाम तर मोहब्बत के बावजूद भी ये चीजें घर वाले नहीं बता पाते ना, खुद भी तो दुख में होते हैं, खुद भी तो हाँ, गम में होते हैं, खुद की भी ये कमी होती है कि भाई अच्छा वो भी कुछ स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल और बज़ाहिर शायद नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, वो इतने करीब होते हैं आपसे कि वो ये दूरअंदेशी नहीं होती है उनके अंदर। नहीं होती, बिल्कुल तो ये जब तुम लोग सब इकट्ठे क्लास में जुड़ते हो, तुम सब लड़कियां आपस में जब बैठती हाँ। हो और ये इस तरह की बातें होती हैं कि भाई बच्चों के साथ ऐसे बात करनी चाहिए, ये आपस में जुड़ के बैठ के तुम लोग क्या बातें करती हो सारी लड़कियां? जो हमारा सब मदर जो भी हो, हाँ, हम लड़कियां। सब, हाँ हम लड़कियां ठीक है बिल्कुल, जब तक हम शादी नहीं होती तब तक तो हम लड़कियां हैं। वो अलग बात है, थोड़ा वेट मसला है वो कुछ भी। बट ये है कि हम सब मिलके बैठ के जो बातें करते हैं ना, तो उसमें हम सब माएँ जिनके दिलों में बहुत सारा गम है एक तरह से, लेकिन उसको हमने एक साइड पे कर दिया है और हम लोग बैठ के आपस में खुशियों की बातें करते हैं कि अच्छा अब कौन से स्कूल में डालना है बच्चे को, अच्छा इस स्कूल में ये फायदा हो रहा है, अच्छा मैडम सबीना ने ये कहा, और ये वाली क्लास बहुत अच्छी थी, सनिका की क्लास बहुत अच्छी थी, वहाँ पे हदीस की क्लास है, बहुत सारी क्लास है। मैम ने बहुत ज्यादा हमारे लिए इतनी सहूलतें रखी हुई है कि हम लोग मदर जब इकट्ठे होके कोई अच्छी बात होती है तो हम लोग सब खाना भी एक साथ एक किचन में वहां पे ही खाते हैं। मैडम सबीना ने वहां पे बनाया हुआ है, सब मिल के सब ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में हैं। और इतना मजा आता है कि इस क्लास के लिए तो हम भागते भी जाए। और हम लोग सब एक मिशन सबके करके सुलह सुलह से सलामती की क्लास के लिए सब लोग बोलते हैं कि ये क्लास बहुत अच्छी है, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, क्या करना है। क्योंकि जब बच्चे रिलैक्स होते हैं ना, तो मम्मी भी रिलैक्स। अगर बच्चे नहीं है रिलैक्स, तो माँ का वैसे ही बीपी या हाई है या लो है, और लगता है कि डॉक्टर के पास जाना सही बात है, बिल्कुल है। सही बात है। बच्चे ना खुश हों तो माए कभी नहीं, कोई भी नहीं, ना माँ ना माँ ना बाप। मुझे बिल्कुल। बताओ कि और रिलैक्सेशन के लिए और क्या चीजें तुम्हें उन्होंने कोई तरीके बताए होंगे ना कि ऐसे ऐसे करो, और भी क्लासेस होती हैं, तो और किस क्लास में जाती हो तुम? सब पता है हमारी वैसे, मुझे ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, हमारी एक हदीस की क्लास है, एक योगा की क्लास है। जाती हो ना? जी जी, लेकिन अभी 1 महीना 2 महीना हो गया, वेट भी बढ़ गया, योगा की क्लास भी नहीं जा पा रहे क्योंकि अभी जो वेट के ये पीछे क्यों कोरोना पड़ गई हो? कोरोना वेट के वायरस पीछे क्यों जो है पड़ ना। गई हो? वेट का क्या मसला है तुम्हारा? जैसे बड़ा तो है वैसे कम हो जाएगा। ठीक ठीक। और और क्या? ये कोरोना वायरस की वजह से ना हम लोग ये क्लासेस ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये है हाँ। कि हमें घर में मोबाइल के जरिए हम लोगों की क्लासेस जारी रहती थी।
हाँ, हाँ योगा तो कर सकते हो, योगा तो हाँ। मोबाइल से कर सकते हो, है ना? अच्छा, योगा में सबसे फेवरेट पोज कौन सा है तुम्हारा, सबसे जो तुम अच्छा करती हो, जिससे तुम्हें सबसे आराम मिलता है? चाइल्ड पोज, सुकून से बिल्कुल लास्ट वाला। यानी सबसे रिलैक्स करने वाला पोज सबसे अच्छा लगता है। जभी तो ये हाल है। यानी तभी तो ये हाल है। हाँ, सही बात है। फिर पूरी क्लास में इंतजार करती हो ना कि अब चाइल्ड पोज कब आएगा। लेकिन बहुत मजा आता है, सब मतलब सब मिलके वहां पे जो योगा भी हम लोग सब करते हैं साथ में, और नीचे मकई भी लेके साथ में जाके खाते हैं सब मिलके, और यार, योगा पार्क। के बाद फिर खाना शुरू कर देती हो, फिर कह रही हो वेट वेट। तो आजकल जब घर में बंद हो तो क्या करती रहती हो? मैं क्या करती रहती हूँ घर में, घर के काम करती हूँ और रोजे की तैयारी और नमाज, और ये सब चलता रहता है पूरा दिन घर में। चलता रहता मार्केट जाना, खाना बनाना, बच्चों को है। देखना, हाँ, सफाई करनी। मार्केट जा रही हो, बाहर जा रही हो? मैं मार्केट से सब्जी लाती हूँ, अब- चाहे हाँ हाँ, सब्जियाँ समझ वगैरह वो लाती हूँ, 2 दिन के लिए जाती अच्छा, मुझे बताओ अब नेक्स्ट पेशी कब है? हूँ। नेक्स्ट जो है ना, अभी 14 तारीख दी हुई थी हमें, लेकिन अभी जैसे ईद के बाद जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अब तो क्योंकि जब जो है कोर्ट ताक खुलेंगे रातें तब। शुरू हो गई ना, तो इसीलिए अभी कोर्ट तो खुल गई है, लेकिन ताक रातें शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से ईद के बाद की तारीख। कोर्ट खुल गए, मतलब पेशियां वगैरह हो रही हाँ, हैं? पेशा हो रही है, लेकिन अच्छा। कोई वकील आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे, लॉकडाउन की वजह हाँ से भी, तो इसलिए अभी ईद हाँ। के बाद की तारीख। अच्छा, मैं समझी शायद वैसे खोल दिया है दफ्तरी काम के लिए, लेकिन पेशियां भी हो रही हैं। और ये अभी मैं जो अच्छा। तारीख पे गई थी, तो वहां पे उन्होंने जमानत के लिए अपील लगाई थी, 2 लड़कों ने, जो उन्होंने जमानत के लिए अपील लगाई थी, जहाँ पे जज ने उनकी जमानत जो है ना डिसमिस कर दी, हम्म, रद्द कर दी उनकी जमानत। जी। हम्म। मुझे बताओ, तुम्हें धमका वमका भी रहे हैं शायद? जी जी, जब जमानत उनकी रद्द हो गई, तो उसके बाद मुझे धमकियों के 3 फोन भी आए, जिसमें मुझे यही कहा गया कि आप ये केस छोड़ दो, वरना आपको हम घर में ही सुला के जाएंगे। मैंने कहा मैं अभी सोने वाली नहीं हूँ, मैं जाग गई हूँ, मैं ये केस नहीं छोड़ने वाली मेरे। तो फिर काट दिया उन्होंने फोन, फिर दोबारा फोन किया, बोला आपको इंग्लिश में मैसेज पढ़ना आता है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती पढ़नी। फिर काट दिया, फिर मैसेजों में धमकियां, और फिर गनों की तस्वीरें भेजना, बड़ी बड़ी गनों की, बड़ी बड़ी गन जो है ना उनकी तस्वीर भेजना, पिस्तौल की, इसके वो लिए भेजते अलग केस हो सकता है इनके ऊपर, थे। हरासमेंट का? इसके ऊपर अलग से केस हो सकता है उनके ऊपर हरासमेंट का, जो भेज रहे हैं ना ये तस्वीरें? हाँ, तस्वीरें और सब भेज रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अब सजाएं उनकी बहुत करीब है, नजदीक है। क्योंकि मैं हम्म, 3 साल से कोर्ट से चल चल के अब जाके वो स्टेशन आ गया है जहाँ पे मुझे रुकना है, और इनको सजाएं होनी है, तो वहां पे बेचैनी इनमें लग गई है। हम्म, जहाँ पे ये था कि मैंने अपने माँ बाप के घर पे दोनों बच्चों को भी छोड़ा, जब मुझे धमकियां आई, तो मैंने कहा फिलहाल मेरा भाई ले गया, उसने बोला इनको मैं बच्चों को मैं अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि तुम्हें धमकियां आ रही हैं, कल बच्चों को नुकसान ना हो जाए। फिर वो उनको अपने पास सुलाते हैं, फिर सुबह में मेरे पास लेके आते हैं, लेकिन फिर अभी मैं बच्चों को मैंने अपने पास ले लिया। मैंने कहा अल्लाह हिफाजत करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखो, कुछ भी नहीं, अल्लाह है ना तो मेरे साथ। वो तो बेशक है, लेकिन मुझे बताओ, तुमने कहा रेंजर्स वालों को, कोर्ट को ये बताया, उनसे कोई प्रोटेक्शन मांगी? मैंने ये नेक्स्ट तारीख जो अभी आएगी ना, इसमें कोर्ट में भी मेरे वकील बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि हाँ मुझे प्रोटेक्शन की जरा जरूरत है, ताकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं इलाके में रहती हूँ ना, वहाँ पे सब सब ऐसे ही नशा करने वाले लड़के हैं नीचे, जो नशा करते रहते रात गली गली में, वो हर तरह का दरिया का हर तरह का नशा बेचते भी हैं, करते भी हैं। और वहां पे मैं अकेली 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, तो मुझे इस माहौल से निकलना है किसी भी तरह से। मेरी कोशिश यही है कि ये इनको सजा आए उनसे पहले ही मैं ये घर बेच के कहीं ऐसे माहौल में जहाँ पे नीचे चौकीदार भी हो, गार्ड भी हो, जहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ सेफ रह सकूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि उनके लिए सेफ्टी करूँ कुछ, उनके बेशक, लिए थोड़ी कोई भी ऐसा परेशानी चाहेगा। थी। बिल्कुल। यार, फौज में भर्ती हो जा, कसम से। आप करवा दे, इंशाल्लाह हो जाऊंगी, मैं तो सबकी हाँ मदद के हाँ। लिए आगे हाजिर हूँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, और तुम तो बैंड भी बजाओगी सबका। बिल्कुल, जो गलत दिल करेगा से वो फौजी नहीं होता है ना करेगा। आदमी, सिपाही। सिपाही तो आदमी दिल से होता है ना, अपने जी यकीन से होता है, बिल्कुल। अपने हक पे खड़े होने की ताकत से होता है ना। हर वो आदमी जो हक पे खड़ा होता है वो सिपाही है।
सिपाही है बिल्कुल। है ना? क्या बात है तुम्हारी यार, तुमने तो एकदम दिल खुश कर दिया। देखो आप खुश हो गई ना, मैंने कहा ताक रातें आप खुश हो जाओगी। इंशाल्लाह जीती रहो, खुश रहो तुम। मुझे एक बात बताओ, अब आगे क्या करना है? ये सजाएं तो इनको होंगी इंशाल्लाह ताला, अब आगे क्या करना है? आगे बस मुझे अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, जो अल्लाह की जो मखलूक है उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए और ऐसे उनसे बात करें कि उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाए। क्या ये मैं चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन जाए, अगर मैं ना भी रहूं तो उनका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हों। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ मैं जाने का कहीं नहीं प्लान जा है? नहीं, मेरा कहीं कहीं नहीं नहीं जा रही, जाना, नहीं कहीं अल्लाह नहीं को। जाना है। अच्छा मुझे बताओ कि जब तुम ये किरण पहुंची और तुमने ये सब क्लासेस भी ज्वाइन कर ली और ये, तो इर्द गिर्द वालों ने क्या रिएक्शन दिया कि यार कैसी थी साइमा, कैसी हो गई, ये तो अब ऐसी क्लासों में भी जा रही है और ऐसे, तो बाकी की खवातीन जो है तुम्हारे इर्द गिर्द की, उनका रवैया कैसे बदला तुम्हारी तरफ? वो कहती है ये एडमिशन कैसे हुआ टाइमा, हमें भी बताओ यार, कुछ हाँ कर आने दो, को, ये हाँ। स्कूल है, इतना फायदा, तुम्हारी इंग्लिश क्लासें हो रही है, कंप्यूटर क्लासें हो रही है, योगा हो रही है, हदीस क्लास हो रही है, उर्दू की जुगनू क्लास हो रही है, सारी क्लासें तुम्हारी हो रही है, तुम्हारा आपका बच्चा भी ऊपर पढ़ रहा है, आपकी भी क्लासें हो रही है, तो आप हमारे लिए भी कुछ कर दो। मैंने कहा हाँ, इसके लिए फॉर्म जमा करना पड़ता है, फिर क्योंकि मैडम की जो स्कूल हमारे एरिया में जो ये आई है DCTO किरण इब्तदाई, इसके लिए यहाँ पे सब मैंने मैडम के स्कूल के बारे में 3 साल पहले सुना था, जब मैं इज्जत में बैठी थी ना, तब मेरे मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने मैडम के बारे में तारीफ की, तो वो इज्जत में मैंने दुआ भी की थी कि या अल्लाह मेरे बेटे का यहीं पे एडमिशन हो जाए, तो वो दुआ मेरी 3 साल के बाद पूरी हुई, क्योंकि इज्जत में ताक रातों में मैंने रमजान में पूरे रोजे भी रखे और ताक रातों में नमाजें भी अपनी प्रेगनेंसी में पूरी की और सब, फिर उसमें मेरी दुआएं जो जो थी वो सारी ताक रातों की सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल, कोई पहले हुई कोई बाद में हुई लेकिन सब कबूल। क्या और बात है, सारे, मेरे लिए भी कर दो यार। हाँ मैं आपके लिए करूंगी, जरूर करूंगी। तुम दुआ करो कि अल्लाह मियां मुझे अकल दे, समझ दे, इल्म दे। आपको इल्म है, आपको अकल नहीं है, नहीं, आपकी इतनी और मुश्किल दे, है, आता जाए आता जाए। अभी तो है ना, कुछ भी नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आता जाए आता जाए। उफ कितना मजा जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सभी माँ आ गई? जी हेलो, कहाँ गई? अरे हाँ। आइए आइए। साइमा, जी मैं बस अब इसको फौज में भर्ती कराना है। सच में क्या पता नहीं कमाल है मैं ये जुल्फिकार। मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मैं अपने बच्चे जो है ना वो लिख के चली जाऊं मैडम सबीना के हवाले, सुनो मैं तुम्हें, लिख के चली जाऊं, वो अल्लाह इतना मेरे बच्चों को चाहती है, मुझे इतना चाहती है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी भी देंगे और ऐसी हिम्मत के साथ देंगे। ये सब कुछ जो होता है पता नहीं तुमने आगे कितने लोगों के लिए भला करना है। तुम बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला अल्लाह, तुम कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगी जिसमें औरतों को इंसाफ मिलेगा। ऐसे ही लोग होते हैं, आमीन उनकी आमीन गुजरती है ना, वो जितना आमीन। समझते हैं लोगों को। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर पता नहीं कोई एक जज बन जाए, शायद कोई एक लॉयर बन जाए, इंशाल्लाह शायद उनको पता इंशाल्लाह, है ना क्या होता है। बस वो तो अच्छे इंसान बन जाए मैडम सबीना, लॉयर बनी बने या वो कैप्टन बने या वो डॉक्टर बने, लेकिन वो अच्छे इंसान बन अच्छे जाए ना तो बस आखिरत मेरी हो गई। बिल्कुल, अच्छे लॉयर, अच्छे जज की ज़रूरत है ना, क्योंकि आखिर में जी जी लोगों को भी इंसाफ चाहिए होता है, तो पेशा-वराना लोगों के पास ही जाना पड़ता है और वहीं पे तो सारी गड़बड़ है। जब तुमने ये बताया ना कि जज ने भी तुम्हारा साथ दिया जब तुमने उसको मारा, ये हाँ, मैं सुनकर बहुत मुझे इतनी खुशी हुई, खुशी मेरा हुई दिल था वाकई। पता चले उस जज का नाम कि वो कौन था जिसने इतने हाँ वरना मैडम, अच्छे लोग मैडम मैंने उस जज को ये भी कहा, मैंने कहा अगर आपने इसको छोड़ दिया तो अल्लाह के आखिरत के मैदान में मैं आपका गिरहबंद पकड़ूंगी, क्योंकि मैंने इसको शनाख्त किया है, मैं आपको दे रही हूँ, अल्लाह देख रहा है। उसको भी दिल में रहम पड़ा कि अल्लाह वाकई मुझे देख रहा है, यहाँ मैं कुछ गलती करूँ, तो उन्होंने वैसे मेरा साथ दिया, जज ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने दिल की भड़ास निकालो, इसको 6 थप्पड़े क्या आपको जितना मारना है मार, उन्होंने ये भी कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। मेरे ख्याल में जी तुम्हारा जज़्बा भी बहुत नज़र आ रहा होगा ना उसको। जी अल्लाह ताला तुम्हें दिल का सुकून दे, तुम्हें ज़िंदगी की आमीन बहुत राहतें दे, इतनी बड़ी रातें हैं, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तुमने आज इस रमज़ान की इतनी बड़ी रात में हम हमारे
सानिया भी रो रही थी, मैं भी पीछे रो रही थी, और हर आंसू में तुम्हारे लिए दुआ है साइमा। तुम, ये आंसू खुशी के भी हैं कि तुम बहुत इतनी शुक्रिया। ताकतवर हो, इतनी सारी औरतों के लिए रोल मॉडल हो। कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं इस वक्त, कितने लोग सोच रहे हैं, कितने लोगों को दिल में शुक्राना भी आ रहा होगा कि हम अपने दुखों में, छोटे छोटे गम में हम अपने आप को जो है ना डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। बिल्कुल मेरे बाल करली हैं तो सीधे क्यों नहीं है, तो मेरा रंग साफ क्यों नहीं है, मतलब हम इन चीजों के ऊपर भी अपने आप को, लेकिन हम जब देखते हैं हमसे ज्यादा मजबूत इंसान तो हमारे दिल में शुक्राना आता है। जैसा अल्लाह ने बनाया है उस पे खुश रहो, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जब हाथ पाँव काम कर रहे हैं, ये आंखें काम कर रही है, इससे बड़ी नेमत क्या है दुनिया ये सारी ताकत जो तुम्हारे अंदर है, ये ताकत तुम्हें क्या लगता है कहाँ से आ रही है तुम्हें? सबसे पहली बात तो मैं अपने वालिद के लिए कहूंगी, क्योंकि हमारी अम्मी बहुत छोटी उम्र में गुजर गई, तो हमारे वालिद ने हमें संभाला, हमें बहुत, एक तो सुबह का नाश्ता पापा के साथ था, बाबा के साथ, और रात का खाना बाबा के साथ। उस बीच हम सब बच्चे बाबा के साथ जब खाना खा के फिर बैठते थे अलग, तो वहां पे हमारे अब्बू समझाते थे हमें कि हमेशा सच्चाई का साथ देना, वहां पे अल्लाह का साथ तुम्हारे साथ भी हो जाता है, जहाँ पे तुम सच्चाई का साथ देते हो, और हमेशा हिम्मत करके आगे बढ़ना, और कभी किसी की ना चोरी ना गलत काम कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें कोई बरकत नहीं होती। जो मेहनत में है वो अजमत भी है, वो बरकत भी है। और आप दूसरे इंसानों को, मेरा अब्बू यही भी कहते हैं कि सबको रुलाना आसान है लोगों को, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। आप सबको हंसाना, ऐसी ऐसी बातें करना, सब हंसे, सब खुश रहे आपसे, क्योंकि वो अप्रिशिएट करते थे हमें आगे बढ़ने के लिए। और हमारी अम्मी भी कहती थी कि हिम्मत करोगे तो सब काम हो जाएगा, हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और बाकी जो रह गई थी कसर, वो किरण इब्तदाई ने पूरी की, जहाँ पे मैंने अपना पाँव रखा और वहां पे उन्होंने मुझे बस ऐसे, मैं महक गई किरण में जाके। मुझे आपसे मैडम सबिना, मुझे आपसे बहुत कुछ मिला, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे आपसे क्या नहीं मिला। मुझे आपसे एक हिम्मत भी मिली, मुझे आपसे मेरे बच्चों के साथ खुशी से घर में कैसे रहना है ये भी मिला, मुझे आपसे एक खुद को जीने का, खुद को देखने का, खुद को संभालने का एक हौसला मिला मुझे आपसे। क्योंकि आप जिस तरह गाइड करती हो, जिस तरह आपके पास आई और आपने जिस तरह मेरा हाथ उठा के अपने हाथ में रखा ना, तो मेरी माँ को मरे हुए तो 20 साल हो गए, लेकिन आप सोचो जिसकी माँ मर गई उसको 20 साल हो गए, और उसके सामने अगर एक माँ आके खड़ी हो जाए तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं आज भी नींद से भी उठती हूँ ना, तो मैं आपके लिए दुआ करती हूँ नींद से उठ के भी। और मेरे बहन भाई सब कहते हैं कि देखो अल्लाह ने आपको कैसी बड़ी खुशी दे दी मैडम सबीना की, इस दुनिया में जिसमें आपके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और आप भी आगे बढ़ रही हो, और आपको खुश देख के हम भी खुश हो। तो इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और साथ में कुल पढ़ना बहुत जरूरी है, रास्ते में चलते फिरते जब हम कुल वाला हद की पूरी तस्वीर पढ़ते रहते हैं और दुरूद शरीफ, तो एक अल्लाह का साया हमारे, एक ऐसा साया होता है हमारे साथ कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और जो काम यहाँ सोचते हैं, यहाँ बोलते नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है, करके देखें। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मोहब्बत तो सबको एक दूसरे से मिली है, हम सभी एक दूसरे के सहारे ऐसे चलते हैं ना वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ना मैं एक दिन अगर एक दूसरे को ना देखें तो सुकून नहीं आता। सर अब्बास हुसैन ने एक दफा, सर अब्बास हुसैन आए थे किरण, वो वहाँ टॉक दे रहे थे, वो मदर पेरेंट्स को एक सेशन कर रहे थे, और जब वो सेशन खत्म हो गया तो बाद में वो चाय पीने के लिए बैठे, मैं साथ बैठी थी, तो मुझसे कहते हैं कि ऐसे यहाँ पे बैठ के महसूस होता है कि ये जमीन मुबारक है। सर अब्बास हुसैन के अल्फाज थे। ये मैं बात कर रही हूँ कोई तकरीबन 10 साल पहले की। किरण घर में बैठे थे, मैंने कहा सर ऐसी कोई चीज होती है क्या, मुबारक जमीन टाइप की कोई चीज होती है? तो फिर उन्होंने कहा तो आपको क्या लगता है खाने काबा जहाँ है वो जमीन मुबारक नहीं है? इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह अल्लाह ने बनाई है जहाँ कभी रोजी की कमी नहीं होगी, चाहे कितने भी लोग वहां जाएं। रेगिस्तान है, वहां पानी की कमी कभी नहीं होगी, खाने की कमी नहीं होगी, गुर्बत नहीं होगी, क्योंकि उसको अल्लाह ने मुबारक करार दिया है। तो यहाँ बैठ के मुझे ऐसा फील होता है कि ये जगह मुबारक है। मैं कभी वो लाइन भूल, मैं नहीं कह रही कि इट्स जस्ट कि उनकी वो स्टेटमेंट पे होता ये है कि जब हम पॉजिटिव बात करते हैं ना तो सामने वाला पॉजिटिव सोचता है। उन्होंने एक पॉजिटिव बात की, मैं उस पॉजिटिव बात पे बिलीव करती हूँ। जब मेरा बिलीव बढ़ता है तो काम भी वहां पे सारे मुबारक हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों से पॉजिटिव बात करें, तो फिर वो उन्हीं पॉजिटिव बातों पे बिलीव करते हैं।
جیسے انہوں نے کہا میں نے بلیو کیا ہے، ایسے مائیں جب بچوں کو کہتی ہیں بچے بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں. تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ضرور کامیاب ہوتا ہے. پھر جیسے رومی کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ آگے ہمارے راستوں میں وہ الفاظ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم جب اس راستوں پہ چلتے ہیں تو وہی الفاظ ہمیں لگتے جاتے ہیں، تو جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے سائمہ، تم اتنی سمجھدار، اتنی حکمت ہے تمہارے اندر، بہت سمجھدار ہو ماشاء اللہ. اور اور بہادر میرے ہے یہ لڑکی. کتنا آسان ہے اس وقت، کتنے لوگ ہوں گے ایسے جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے اور وہ ڈر گئے ہوں گے اور وہ خاموش ہو گئے ہوں گے اور وہ نہیں لڑے ہوں گے، اور پھر یہ واقعات بار بار ہوئے ہوں گے، بار بار ہوئے ہوں گے. ہاں بالکل تو ایسے. ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں بھائی. جی بالکل، سائمہ تم جب اگر سیریسلی یہ ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، تمہیں پروٹیکشن کی اگر ضرورت ہے تو تم جی کہو. مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہے میڈم. میں چاہتی ہوں کہ میں اس ایریے سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ میں چلی جاؤں، چاہے ایک کمرہ اپنا یہ بیچ کے ایک کمرہ لوں، لیکن وہاں پہ مجھے کوئی پولیٹیشین مطلب وہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہ ہو، نشے ہاں والے لوگ نہ ہو، فائر والے ڈکیٹ لوگ نہ ہو، ایسے کوئی نہ ہو. کیونکہ میرے بچے اسکول جاتے ہیں آتے ہیں، ان کے ساتھ میں اکیلی ہوتی ہوں. کبھی وہ بیمار جب ہوتے ہیں رات کو 3 بجے ان کو لے کے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اس وقت مجھے رونا بھی آتا ہے. میں ہمت والی تو بہت ہوں، لیکن رات کو 3 بجے ایک تو اس محلے میں نیچے 3 بجے بچوں کو لے کے ہاسپٹل پہنچنا یہ آسان بات نہیں ہے. کیونکہ میں روتی بھی جا رہی ہوتی ہوں کہ کوئی ہیرو نہیں، کوئی ایسا نشائی لڑکا، کوئی ایسا فائر کرنے والا کوئی پکڑ نہ لے. ایک تو انسان کو اپنی عزت کا بھی ڈر، بچوں کی جان کا بھی ڈر، یہ خوف میرے کو اندر رہتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے یہ ڈر ہٹا کے کسی اور ایسی جگہ پہ چلی جاؤں جہاں پہ مجھے سیفٹی ہو جائے میرے بچوں کے لیے، تاکہ ہاں وہ اچھے سے گلو بڑھ سکے اچھے سے آگے. ہمیں لیاری سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ لیاری میں ایسی بلڈنگز نہیں ہیں جو جہاں بند ہو اور چوکیدار ہوں. جی جی اور بالکل. لیاری میں بہت حالات خراب ہو گئے ہیں انسانیہ. جی جی بڑا رات کے وقت بڑے ڈرگس کا بیچنا بہت عام ہو گیا ہے، خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن میں زیادہ بڑھ گیا ہے رات میں. بڑھ گیا ہے. جی بالکل بڑھ گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو فیملیز رہتی ہیں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں لیاری میں، تو جن کے بچے 14-15 سال کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے اکثر غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں اس میں جو ہے نا، وہ مائیں تو روتی ہیں تل تل، جن کے بچے اچھے خاصے اسکول جاتے ہوئے بچے اسکول سے بھی نکل جاتے ہیں اور ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کو پکڑنا بے انتہا ضروری ہے جو کہ یہ کام شروع کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ خود نہیں لے رہے ہوتے اس چیز کو، دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑے کلپریٹ ہیں جو بیچتے ہیں اس چیز کو. تو اس پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ میرے خیال میں کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے. اس کے تھرو بات کریں تو شاید کوئی حل نکلے، کیونکہ اتنی ساری فیملیز تکلیف میں ہیں وہاں پہ اس چیز کی وجہ سے. بالکل بالکل. فیملیز نسلیں آگے بڑھتا جاتا ہے نا وہ، بیکاز جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے آدمی ہیں، اور خواتین بھی بہت ساری جن کے بچے ہیں وہ نشے میں ملوث ہیں. میں ہوں، میرے بچے چھوٹے بیٹے ہیں نا، کل وہ 15-16 سال کی عمر میں آئیں گے. میرے گھر میں مرد نہیں ہے، اور اس ماحول میں کتنا بھی اپنے بچوں کو سنبھالوں گی لیکن میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس نشے میں سب لوگ، ہر گلی میں 2-4-5 لڑکے نشے میں لمبے ہوئے پڑے ہیں. ان کو میں دیکھتی ہوں، میں ماں ہوں نا، میں دیکھتی ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ میں اپنے ہر بچوں کے گلی لیے میں اچھے ماحول کا. جی بالکل. ہر گلی میں کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی نشے کی پوریاں بیچ رہا ہے، کوئی 250 میں، کوئی 300 میں، اوپر گیلری سے دیکھ رہے ہیں. یہ سب عام چل رہا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ میرے یہ 2 بیٹے ابھی تو چھوٹے ہیں، لیکن جیسے ہی 9-10 سال سے بڑے ہوں گے یہ اس نشے میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے نا. لیکن ثانیہ، میں ابھی ایک بڑی بات اس نے سائمہ نے کی، ہم ابھی اس وقت سوشل ایشوز پہ بات کریں، اچھا ہے اس بہانے بات ہو رہی ہے کہ اس نے 2000 روپے دے کر اور ملزم ڈھونڈ لیا، لیکن اتھارٹیز نے کچھ نہیں کیا. یہ سارے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں یہ اپنے گیلری سے، ٹیرس سے دیکھ رہے ہیں، بالکل کھلے عام بک رہی ہے، جا کر رپورٹ بھی کرتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں آتا. کوئی نہیں آتا. ان کو یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ایک چین ہے نا، ہر طرح کا کرائم جب اتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک چین کی شکل میں ہوتا ہے. اتنا نارکوٹکس آ کیسے سکتا ہے ملک کے اندر اگر یہ پوری چین نہ ہو، اور اس میں اور ہر لیول کے اوپر لوگ کیوں نہ انوالوڈ ہوں. جی ہاں ورنہ تو چھوٹا سا چور کتنا آسان ہے پکڑنا، ان کو کیوں پکڑنا اتنا مشکل ہے؟ یہ آرمڈ بھی ہیں، یہ کہیں بھی گھس بھی جاتے ہیں، یہ کہیں بھی کسی کو بھی مار کے بچ بھی جاتے ہیں.
تو ایک پوری چین ہے نا. क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं एक मैयत में गई थी, वहां पे मेरी एक रिश्तेदार है, एक लड़की है मेरे से बहुत छोटी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड मस्कत में काम करता था अमान में, वहां से वो आया है यहाँ पे 3 महीने के लिए, यहाँ पे वो नशे में चला गया. अब उसको आधा किलो दूध भी उसके चाचा बेचते हैं बच्चों के लिए, उसको खाने के लिए पैसे भी चाचा बेचते बच्चों के लिए. वो बाप जो बाहर से कमा रहा था, जिससे उसने अपना फ्लैट लिया, बच्चों के साथ खुश था, वो यहाँ पे आया है, वो खराब हो गया, उसने नौकरी छोड़ दी, बसा बसाया घर तबाह हो रहा है, आंखों के सामने सब देख रहे हैं हम. जज़ाकल्लाह साइमा, थैंक यू सो मच. थैंक यू बहुत हिम्मत है और बहुत शुक्रिया. हमारी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उसके लिए हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है. बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं? मेरे दोनों बच्चों, मेरे अम्मी के घर हैं दोनों बच्चे जी. मेरे भाई के पास है. उन्होंने आज फरमाइश की थी कि मम्मी अरबी पराठा बनाओ, कीमे अंडे वाला. मैंने घर में बनाया, वो दोनों मेरी अपनी नानी के घर रोजा खोलने चले गए. मैं अकेली बैठ के अरबी पराठा खाया मैंने, और फिर दूसरा इनको भेजा. क्या कहलाता है वो, अरबी पराठा? हाँ, वो कहते हैं हमारे लिए पकाओ चिकन अंडे वाला, ये शौक से खाते दोनों बेटे. वो जो ऊपर से अंडा डाल के ऐसे बनाते हैं ना? नहीं, वो अंदर डाल के फिर चलें जी, जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया. थैंक यू साइमा, बहुत शुक्रिया. आपका बहुत शुक्रिया.